हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आखिर हम यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को किस प्रकार एनालाइज करें ताकि हमारे प्रीलिम्स 2023 में मार्क्स गेन हो सके। देखिए, यूपीएससी में जब भी आप किसी टॉपर से बात करते होंगे या फिर आपने उनके टॉपर टॉक सुने होंगे या फिर आप अपने टीचर के पास जाकर स्ट्रेटेजी के बारे में पूछते होंगे, तो सभी ने एक चीज पर फोकस जरूर किया होगा और वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को किस प्रकार से एनालाइज किया जाता है ताकि इससे मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सके। तो मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं इसी सब्जेक्ट को लेकर, इसी विषय को लेकर, और हम यहां डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिर पीवाईक्यूज इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंस के कई सारे रीजन हो सकते हैं। लाइक प्रीलिम्स में आपने अक्सर सुना ही होगा कि प्रीलिम्स का सिलेबस डिफाइंड नहीं है। ऐसे में यदि आपको सही डायरेक्शन में पढ़ना है या फिर आपको प्रीलिम्स का सिलेबस डिफाइन करना है तो आपको पीवाईक्यूज करने ही पड़ेंगे। उसके बिना आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैं आपको यहां पहले यही बताऊंगा कि आखिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का क्या महत्व है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, प्रीलिम्स 2023 आने ही वाला है। तो ऐसे में आप यदि पीवाईक्यूज पर ओवर फोकस करने लगेंगे तो आप बोलेंगे कि इसमें टाइम बहुत ज्यादा मेरा खराब हो सकता है। तो ऐसे में ओनली आईएएस की टीम भी आप लोगों की हेल्प करेगी और मैं आपको यही बताऊंगा कि हम किस प्रकार से आपका टाइम सेव करेंगे ताकि आपको एनालिसिस बहुत ज्यादा करना ना पड़े, उसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो काफी इजी बना देंगे हम आपके लिए इस पूरे प्रोसेस को। उसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि आप घर बैठकर किस प्रकार से यूपीएससी के पीवाईक्यूज को अपने आप एनालाइज कर सकते हैं अपने रूम में बैठकर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज। तो एक महत्व तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि प्रीलिम्स का सिलेबस डिफाइन नहीं है। वहां पर सिर्फ पॉलिटी लिखा हुआ है, इकोनॉमी लिखा हुआ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से वहां सब्जेक्ट लिखे हैं। बट एक्चुअल में आपको कैसे पता लगेगा कि पॉलिटी में कितने टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। पॉलिटी में तो आपने लक्ष्मीकांत अगर उठाकर देखी होगी, कितनी बल्कि बुक है वो। तो ऐसी कंडीशन में क्या आप पूरी बुक को पढ़ेंगे प्रीलिम्स के लिए? आंसर इज नो। ऐसे में आपकी हेल्प करते हैं पीवाईक्यूज। तो एक तो ये इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरे इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पिकअप करके देते हैं। मतलब जो अभी मैंने पॉइंट बताया उसी को यहां पर लिख दिया गया है। सो आप यहां पर आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यूपीएससी किन एरियाज से क्वेश्चन पूछ रही है। तो आपको पॉलिटी में पता लगेगा, लाइक प्रियम्बल से क्वेश्चंस बन रहे हैं, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, प्रेसिडेंट, है ना, पार्लियामेंट, इन सारे टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जबकि आप अदर टॉपिक्स देखें, लाइक मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रेयरली कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा। सिटीजनशिप, रेयरली कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने से बचते हैं। आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में रहे होते हैं या फिर जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यूज का। उसके बाद लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करना। देखिए, बिना लॉजिकल थिंकिंग के आप यूपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर ही नहीं सकते। अगर आप ये सोच कर जाएं कि मुझे बस नॉलेज के बेसिस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आप 6 के 6 अटेम्प्ट आप वेस्ट कर देंगे। अगर आप जनरल में हैं तो, ओबीसी में है तो आप 9 अटेम्प्ट वेस्ट कर देंगे, लेकिन आपका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं होगा। सो आपको लॉजिकल थिंकिंग करनी होती है। आपको हर क्वेश्चन पर सोचना होता है कि किस प्रकार इसका आंसर निकाला जा सकता है। एक्चुअल एग्जाम में आपको लगभग 35% क्वेश्चंस ही ऐसे होंगे जो एकदम करेक्ट आ रहे होंगे। उसके ऊपर आपको लॉजिक से सॉल्व करना होगा। तो ये लॉजिक कैसे आएगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके आएगा। बट कैसे हम यहां लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करेंगे, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे, इसकी बात अभी थोड़ी देर में करते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप एनालाइज करते हैं तो आपको बहुत सारी रिपीटेड थीम्स मिलती हैं जहां से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म पर आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं। लाइक बुद्धिज्म के सब सेक्ट क्या हैं, जैनिज्म के सब सेक्ट क्या हैं, इनसे भी क्वेश्चंस बने हुए हैं और कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। उसी तरीके से नेशनल पार्क, कई नेशनल पार्क ऐसे हैं जहां से यूपीएससी ने रिपीट कर करके क्वेश्चन पूछे हैं। रिवर से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पीसीज से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पीसीज रिपीट भी होती हैं। तो कई सारे टॉपिक्स तो आपको ऐसे ही मिल जाते हैं जो रिपीट होते हैं। तो इससे आपके मार्क्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं जब आप एक्चुअल एग्जाम दे रहे होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है पीवाईक्यूज का। उसके बाद यदि बात करें हाउ टू एनालाइज, इनको एनालाइज करना किस प्रकार है, तो देखिए 5 चीजों को आपको ध्यान रखना है जब भी आप यूपीएससी के किसी भी पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे होंगे। फर्स्ट थिंग,
आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए इसकी बात मैं ऊपर कर ही चुका हूं। आप आइडेंटिफाई करेंगे हर सब्जेक्ट में कि पॉलिटी में कौन कौन से एरियाज से क्वेश्चन बन रहे हैं, इकोनॉमी में कौन से एरियाज से क्वेश्चन बन रहे हैं। लाइक बैंकिंग से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मॉनेटरी पॉलिसी से आपको एक श्योर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एफडीआई से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बजट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सेकेंड चीज, नेचर ऑफ क्वेश्चन। आप देखिए जब आपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा प्रियम्बल से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप ये देखिए कि प्रियम्बल से किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। डीपीएसपी से क्वेश्चन आ रहा है तो डीपीएसपी से किस नेचर का क्वेश्चन आ रहा है। हमें क्या पूरा डीपीएसपी चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, उसके क्रिटिसिज्म वगैरह सब पढ़ने पड़ेंगे? आंसर इज नो। आप यहां समझिए कि किस प्रकार से क्वेश्चंस बन रहे हैं, डीपीएसपी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको कुछ पीवाईक्यूज दिखाऊंगा, तो उसमें हम एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे कि किस प्रकार हम नेचर ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद थर्ड थिंग जो आपको करनी होती है वो है लॉजिकल थिंकिंग। सर लॉजिकल थिंकिंग हम कैसे करते हैं? देखिए जब भी आप कोई पीवाईक्यूज लेकर बैठे हो तो आप वहां पर ये देखिए, जब भी आप उसका आंसर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल 4 स्टेटमेंट है, 1, 2, 3 एंड 4। जब आपने यूपीएससी का आंसर देखा तो उसमें केवल 1 स्टेटमेंट और 4 स्टेटमेंट सही था, बाकी 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स गलत थे। अब आपको क्या करना है, आंसर पता लगने के बाद सिर्फ इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, आपको यहां क्लू फाइंड करना है। देखिए यूपीएससी जो गेम है, यूपीएससी का एक्चुअल में वो नॉलेज का गेम नहीं है, वो थिंकिंग का गेम है। वो आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करना चाहते हैं, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करना चाहते हैं। तो यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी आपको कुछ क्लू देगा। क्वेश्चंस में ऐसे क्लूज होंगे जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट प्रोबेबली गलत ही होगा। तो क्लूज किस तरीके से हो सकते हैं? क्लूज में कोई एक्सट्रीम वर्ड हो सकता है ये जो 2 स्टेटमेंट गलत यूपीएससी ने बनाए हैं, तो एस्पिरेंट के लिए कोई ना कोई क्लू यूपीएससी ने जरूर छोड़ा होगा जिसको पकड़कर एस्पिरेंट इसका सही आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्लू एक्सट्रीम वर्ड्स के फॉर्म में हो सकता है, लाइक ओनली वर्ड यूज किया हो, एक्सक्लूसिवली वर्ड यूज किया हो, है ना, एनॉर्मसली यूज किया हो, या फिर ड्रास्टिकली इंक्रीज, ड्रास्टिकली डिक्रीज, इस तरीके के वर्ड्स यूज किए हों। तो ये सारे वर्ड्स हम अक्सर देखेंगे यूपीएससी के पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग, ये वर्ड्स गलत ही होते हैं। जहां भी ये वर्ड्स यूज होते हैं अक्सर वो स्टेटमेंट गलत होगा। दूसरा, क्लूज में हम ये फाइंड कर सकते हैं कि यूपीएससी यदि किसी डेटा को यूज करती है, कोई नंबर्स वो देती है, कोई ईयर देती है, तो वो अक्सर गलत होता है। तो ये चीज आप कैसे एनालाइज कर पाएंगे? ये चीज आप एनालाइज कर पाएंगे जब आप पीवाईक्यूज पर सोचना शुरू करेंगे, उनके ऑप्शंस को सोचेंगे आखिर ये क्यों गलत बनाया गया है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपको एक्सट्रीम वर्ड्स भी ना देखने को मिले और डेटा भी देखने को ना मिले, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट गलत है। तो यहां रीजन क्या हो सकता है? रीजन हो सकता है कॉन्सेप्ट का। बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपके क्लियर हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और यदि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसका भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर अभी दिखाऊंगा जब हम पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो आपको यह पता लग गया किस प्रकार से लॉजिकल थिंकिंग आपको करनी है। यह हर क्वेश्चन के साथ आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप, 1, 2, 3 एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ऑप्शन एनालिसिस। जब भी आप किसी पीवाईक्यूज को पढ़ रहे हो तो ऐसा ही नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ा, आंसर निकाला, आंसर के ऑप्शंस पे थोड़ा बहुत सोचा और उसको छोड़कर निकल गए। आपको ऑप्शन का भी एनालिसिस करना है। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन से ही कुछ सालों बाद एक नया प्रश्न बना दिया गया। अभी इसका भी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा व्हाट नेक्स्ट। मतलब हमें सोचना है कि यूपीएससी ने अगर एक पर्टिकुलर थीम पर क्वेश्चन पूछ दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी क्या पूछ सकती है। ठीक है, इसको अब हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ देखने की कोशिश करते हैं। लाइक आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहां बताना है। एक्चुअल में आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। सो यहां अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ये बोला गया है कि डीपीएसपी जो है वो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, डीपीएसपी कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं है। तो आपको यहां पर 2 चीजें पता लगी। पहले तो यह आपको पता लगा कि पॉलिटी में डीपीएसपी नाम का एक चैप्टर है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपने क्या किया? आपने टॉपिक को आइडेंटिफाई किया। देन
टॉपिक आइडेंटिफाई करने से क्या आपका सारा काम फिनिश हो गया? आंसर इज नो, आपका काम अभी फिनिश नहीं हुआ है। अब आप क्या करेंगे, डीपीएसपी में क्वेश्चंस का नेचर क्या है, यूपीएससी आखिर डीपीएसपी में क्या पूछ रही है, तो ये आपको पता लगेगा कि यूपीएससी यहां डीपीएसपी के फीचर्स पूछ रही है। लाइक डीपीएसपी क्या करता है, डीपीएसपी सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, दिस इज फीचर ऑफ डीपीएसपी। देन उसके बाद दिस इज नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, ये क्या है, ये अगेन डीपीएसपी का नेचर है कि ये कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किए जाते। ओके, इसके लिए आपको लॉज बनाने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें आप क्या आपके अंतर्गत जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि जो डीपीएसपी के फीचर्स हैं वो आपको हर हाल में पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्वेश्चंस यहां से पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। एक और क्वेश्चन देखिए, डीपीएसपी में ही ये क्वेश्चन है और यहां पे आपके पूछा गया है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी किस टॉपिक में इंक्लूडेड है। आपको पता लगेगा ऑप्शन इसका बी है, डीपीएसपी। अब यहां पर हमने दो चीजें आइडेंटिफाई की, एक तो टॉपिक डीपीएसपी से ये क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरा डीपीएसपी में क्या पूछा गया है, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है। तो आपको पता लगेगा कि नेचर ऑफ क्वेश्चन में जो यहां पर बेसिक आर्टिकल्स हैं वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल नंबर को मेंशन नहीं किया है, लेकिन डीपीएसपी में कंटेंट कौन कौन से हैं, आर्टिकल में क्या क्या कंटेंट लिखे हुए हैं, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो ये चीज आपको पढ़नी है। तो अब आप क्या करेंगे, जब भी लक्ष्मीकांत उठा के या फिर कोई भी पॉलिटी की बुक उठा के या नोट्स उठा के आप डीपीएसपी को रिवाइज करना शुरू करेंगे तो आप किन चीजों पर ध्यान देंगे, एक तो डीपीएसपी के बेसिक फीचर्स अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। दूसरा आर्टिकल्स, यहां पर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी पूछ दिया, कल को आपसे पूछ देगा यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां पर मेंशन्ड है। ठीक है, तो इस तरीके के जो आपके थीम्स हैं ये आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, तो आपका काम काफी आसान हो जाता है और आप एक सही डायरेक्शन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं एनवायरमेंट से। 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन है कार्बन साइकिल से। अब यहां पर हमने क्या किया, हमने एनवायरमेंट में पहले तो टॉपिक को आइडेंटिफाई कर लिया कि टॉपिक कहां से आ रहे हैं, क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं जो हमारे साइकिल्स हैं, वेरियस टाइप ऑफ साइकिल्स, लाइक कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, यहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक आइडेंटिफाई किया, लेकिन इसमें पूछा क्या जा रहा है, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, इन साइकिल से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पूछा यह जाएगा कि कार्बन साइकिल में क्या चीज कार्बन को कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। तो यहां बहुत सारी प्रोसेस लिखी हुई हैं, आपको इसका सही आंसर बताना था। ठीक है, तो ये आपने नेचर को आइडेंटिफाई किया। अब मैं बताता हूं अगले पॉइंट्स पर। जैसे अब हम यहां पर इस क्वेश्चन को ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, हम यहां थिंक करेंगे व्हाट नेक्स्ट। यूपीएससी अगला क्वेश्चन यहां से क्या बना सकती है, लाइक कार्बन साइकिल से क्वेश्चन पूछ दिया, हो सकता है कि अगली बार यूपीएससी नाइट्रोजन साइकिल से क्वेश्चन पूछ दे, या फिर फॉस्फोरस साइकिल से क्वेश्चन पूछ दे, या फिर जो आपके सल्फर साइकिल हैं उससे क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, तो आपको ये सारे टॉपिक्स भी जो एसोसिएटेड टॉपिक्स हैं, इसके साथ जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, उन पर भी ध्यान देना है। और जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो इन टॉपिक्स में भी सबसे ज्यादा ध्यान किन बातों पर देंगे कि आखिर नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जो नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन को जोड़ती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको फोकस करनी पड़ेगी। अब देखिए 2021 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यहां पर किसके बारे में पूछ दिया, यहां देखिए ये आपका साइकिल के बारे में ही पूछा हुआ है और इसमें एक्चुअल इसका आंसर जो है वो फॉस्फोरस साइकिल है। तो मैं आपको यहां पर डिस्क्लोज कर दे रहा हूं इस आंसर के बारे में। तो यदि आप इस 2014 के क्वेश्चन पर थोड़ा सा माइंड लगाते, आप एनालाइज करने की कोशिश करते, आप ये सोचते कि व्हाट नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो ऐसे में आप इस क्वेश्चन को प्रेडिक्ट कर सकते थे। 2021 के क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर्स में आपको फॉस्फोरस साइकिल से क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने देखा था कि जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ऑप्शन पर भी स्टडी करनी है। ठीक है, ऑप्शन को छोड़ना नहीं है। अब जैसे यहां पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, अब इसका सही आंसर तो फॉस्फोरस साइकिल है, बट क्या आप इसको यहां पढ़कर छोड़ देंगे, आंसर इज नो। आपको कार्बन साइकिल भी पढ़ना पड़ेगा, आपको नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ना पड़ेगा, आपको सल्फर साइकिल भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीजें आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ इस प्रकार से यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हेल्प ली जाती है। ठीक है, तो यदि आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रीलिम्स में काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आई थिंक 10 से 12 क्वेश्चन तो ऐसे हैं
जो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है, जो आप रिपीटेड थीम के आधार पर कर पाएंगे। तो ये आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब मैं एक पॉइंट पर और बात कर लेता हूँ कि आखिर ओनली आईएएस आपकी किस प्रकार हेल्प कर सकता है आपके टाइम को सेव करने में और इन क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने में। देखिए, हम एक सेशन प्लान कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको वो सेशन मिल जाएगा जिसमें हम लगभग 70 to 80 टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। और ये लिस्ट कैसे बनाई जाएगी? यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करते हुए बनाई जाएगी कि आखिर यहां किस प्रकार के टॉपिक से क्वेश्चन पिक हो रहे हैं। अभी हमने जैसे देखा पॉलिटी में आपके डीपीएसपी से क्वेश्चन पिक हुआ है, उसी तरीके से प्रेसिडेंट टॉपिक से पिक हुआ है, पार्लियामेंट से पिक होंगे, उसके बाद आपका जो लोकल गवर्नमेंट है वहां से क्वेश्चन पिक होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अभी हमने एनवायरमेंट में देखा तो इकोलॉजी में बेसिक टर्म्स आते हैं। अभी हमने कुछ साइकिल देखे, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, तो यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां ऐसे ऐसे टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके ना हम आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे 70 to 80 टॉपिक्स की, जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यदि आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका आधा काम तो यहीं पर फिनिश हो गया। आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि यूपीएससी कहां से क्वेश्चन पूछ रही है। फिर आपका काम इतना रह जाएगा कि आपको हर टॉपिक पर, जो भी हम टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करेंगे, उस टॉपिक पर सिर्फ इतना सोचना है कि इसमें क्वेश्चन का नेचर क्या होगा, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया कि डीपीएसपी से क्वेश्चन आएंगे, अब आपको यह सोचना है कि डीपीएसपी से किस नेचर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपका काम फिर आधा हो जाता है। उसके बाद बाकी चीजें वो आपको खुद करनी पड़ेंगी। आपको यह सोचना पड़ेगा कि व्हाट नेक्स्ट, किस प्रकार का क्वेश्चन आगे बन सकता है यूपीएससी में। फिर आपको ऑप्शन भी खुद एनालाइज करने पड़ेंगे, किस प्रकार आपको, देखिए जितना ज्यादा एनालाइज आप खुद से करते हैं ना, उतना ही ज्यादा आपको याद रहता है। हम चाहें तो आपको एनालाइज करके प्रोवाइड कर सकते हैं सारा मटेरियल, बट वो आपके लिए वर्थ नहीं होगा। रीजन ये है कि जो एग्जामिनर आपको समझा रहा है या फिर जो टीचर आपको एनालाइज करके पढ़ा रहा है, उसको वो सारी चीजें याद होंगी, बट आपको वो सारी चीजें याद नहीं होंगी। हो सकता है बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करने में आपने कुछ लाइन पढ़ी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई। हो सकता है कि क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से नहीं पूछा गया, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो इंफॉर्मेशन सेव्ड है, उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चन में एलिमिनेट करने में हेल्प मिल गई। तो इसलिए सेल्फ एनालिसिस और जो सेल्फ रिसर्च होता है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। आप बिल्कुल स्पून फीडिंग पर भी मत जाइएगा, कुछ काम आपको अपने आप करने ही होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। और इन यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में जब आप एनालाइज कर रहे हो, इसके ऑप्शंस को एनालाइज कर रहे हो, तो उनके एक शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिएगा, सो डेट आप प्रीलिम से कुछ टाइम पहले, मान लीजिए एक हफ्ते पहले, जब आप उनको रिवाइज करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी वहां पर आएगा कि मैंने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसका जो कंटेंट है वो भी मैंने रिवाइज कर लिया है। तो आपका जो एक्चुअल एग्जाम में कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये हमारा पूरा सेशन था जिसमें मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि किस प्रकार आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, ताकि आपके मार्क्स प्रीलिम्स में काफी हद तक बढ़ सकें। इसके अलावा यदि आपका कोई डाउट हो, आप कुछ पूछना चाहते हो मुझसे, अगर आपको कोई परेशानी आ रही हो प्रीलिम्स में, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके इन सारे ही डाउट्स को एड्रेस कर दूंगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।